नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा आज करेंगे इस खास प्रोग्राम में मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए और उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार का सामना किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर दांव लगा रही है और इन 29 लोकसभा सीटों में से कुछ एक सीटें जो हैं जो हॉट मानी जाती हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा है और वहीं दूसरी ही तरफ गुना सीट भी है। ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे लेकिन आज वह बीजेपी का हिस्सा हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सिंधिया को चुनौती देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी किस तरह से रणनीतियां बना सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश का जिक्र जब भी आता है तो सिंधिया उभर के सामने आ जाते हैं, क्योंकि सिंधिया का जो अब तक की राजनीति रही है कांग्रेस पार्टी के साथ में रही है और अब 3-4 साल से वो बीजेपी के साथ में, लेकिन अभी भी कोई ये कहता नहीं है कि पूरी तरह से वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि उनका जो बोलने का अंदाज है, भाषण देने का तरीका है, वो बिल्कुल भी बीजेपी के नेताओं की तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया गाहे बगाहे आज नहीं तो कल वापस कांग्रेस में आएंगे। लेकिन फिलहाल जो लोकसभा का माहौल बना हुआ है उसकी अगर बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ एक जो सीटें हैं वो लगातार हॉट सीट हैं। इसमें गुना की सीट सबसे अधिक चर्चा में रहती है, क्योंकि यहाँ से सिंधिया एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार फिर वो बीजेपी के कह सकते हैं टिकट पर चुनाव लड़े हैं, हालांकि पहली बार है, लेकिन इस सीट से बारंबार वो चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार बीजेपी के टिकट पर हैं, लेकिन क्या यहाँ से जो 2019 में उनकी हार हुई थी, क्या वो जीत में तब्दील कि अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा दांव लगाया प्रांशी की अगर आप देखें कि जो जीते हुए उनके उम्मीदवार थे, जो लाख-सवा लाख वोटों से जीते थे, उनको बाहर करके जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट थमा दिया है। तो ऐसे में अंतर्द्वंद भी कहने की पार्टी के अंदर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा। आपने देखा कि आज ही सुबह एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया। इसके अलावा देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी राहुल कांसवान उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा हर्षवर्धन मना कर देते हैं, गौतम गंभीर मना कर देते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो लगातार बीजेपी से अपना दामन भी छुड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर केपी यादव के ऊपर बहुत दारोमदार है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं। तो इस नाते यही बात कही जा रही है कि भाई वो दिग्विजय सिंह के कह सकते हैं कि संपर्क में है, तमाम कांग्रेसी नेता उनके संपर्क में, और यहाँ से अगर केपी यादव उतरते हैं प्रांशी, तो आप ये मानकर चलिए कि सिंधिया की जो स्थिति है वो मुश्किलों पशुपेश में पड़ सकती है। इसीलिए सिंधिया आप देख रहे हो कोई बड़े बयानबाजी अभी तक नहीं आई है। अभी तक कोई बड़बोला बयान जो हम अमूमन कई बार दे जाते हैं वो उसके ऊपर बहुत नरम रुख रख रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंधिया भी पूरे माहौल की नज़ाकत को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी में केपी यादव शामिल ना हो जाए, और यहाँ से अगर केपी यादव उतरते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि एक तो पहली बात वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, दूसरी बात वो ये कहेंगे देखिए बीजेपी ने मेरे साथ धोखेबाजी की है, और तीसरी बात जो कांग्रेसी कह सकते हैं जो वोट बैंक है वो भी उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर सिंधिया की हार अगर यहाँ पे हो जाती है प्रांशी, तो उनकी जो इमेज अभी तक बनी हुई है कि बहुत बड़े लीडर हैं और तमाम तरह से बीजेपी के अंदर उनके नाम का हो हवा है, लेकिन जैसे ही चुनाव वो हारेंगे आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी उन्हें सीधे तौर पर दूसरी साइड में जाकर खड़ा कर देगी, और यहाँ से उनका जो ग्राफ है वो एकदम से डाउन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए सिंधिया के लिए जीत बहुत जरूरी है, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे और क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ से जो केपी यादव है उनको अपने खेमे में लेकर आ पाएगी? साथ में छिंदवाड़ा का जिक्र आपने किया, जाहिर बात है कि वो ये भी एक बहुत हॉट सीट है, नुकुलनाथ यहाँ सांसद हैं। तो ऐसे में क्या एक बार फिर यहाँ पर कोई बड़ी फाइट होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या एक बार फिर कांग्रेस पार्टी अपना जो कह सकते हैं वर्चस्व वो यहाँ पर दिखाती हुई नजर आई? कई तरह के सवाल, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश में अब जो इलेक्शन है उसका जो माहौल है अपने चरम पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज इलेक्शन भी हो चुके हैं, काफी की भी घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग होने वाली, इसको देखना मेरे ख्याल सबसे अधिक दिलचस्प होने वाला है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अमन जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से शुरुआत होगी और जून के महीने में जाकर जो वोट होंगे, जो मतदान की प्रक्रिया होगी वो थम जाएगी, और देखा जाएगा इसके बाद 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, यानी कि जो आखिरी मतदान होगा वो 1 जून को होगा। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्या वाकई में भारी मतों से जीत पाएगी? 400 का आंकड़ा पार रखा है बीजेपी ने। और बात यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की कर ली जाए, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दर्शकों को देना चाहेंगे। जिस तरीके से सिंधिया को लेकर जो दावे
दावे किए जा रहे हैं। जब 2014 में सिंधिया ने गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस वक्त देखा गया था कि 5 लाख से अधिक का वोट बैंक उन्हें मिला था और यहाँ पर वोट शेयर भी काफी शानदार रहा था, 52% से अधिक रहा था, 52.94%। और बीजेपी की तरफ से जयभान सिंह पवैया उतरे थे और यहाँ देखा गया था कि 3,96,244 वोट उन्हें मिले थे और वोटिंग शेयर यहाँ पर 40% रहा था। और वहीं बीएसपी से लखन सिंह बघेल उतरे थे और 27,412 वोटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन ऐसे में अगर बात कर ली जाए 2019 के बारे में, जिसमें भी गुना सीट से सिंधिया लड़ते हुए नजर आए थे, जिसमें हमने देखा कि केपी यादव जीत बोलते हुए नजर आए थे, 6,14,049 वोटों से जीत हासिल की। और बीजेपी से यहां पर देखा गया कि किस तरह से केपी यादव ने चुनौती दी थी, कृष्णपाल सिंह यादव जो साफ तौर पर चुनौती देते हुए नजर आए सिंधिया को। और वहीं बीएसपी से लोकेंद्र सिंह 37,530 और सिंधिया 4,88,500 पर जीत माफ कीजिएगा हारते हुए नजर आए। अब ऐसे में यहाँ पर जो गुना सीट है, जहां पर 8 क्षेत्र आते हैं, विधानसभा सीटें आती हैं, शिवपुरी है, चंदेरी है, पिछोर है, श्रीपुर, कोलारस और यहाँ पर देखा जाए तो बमूरी है, अशोकनगर है और मंगावली है। तो ये सीटें काफी ज्यादा अहम मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अमन जी जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जो तमाम रिपोर्ट्स देखे गए हैं, जो अब यहाँ पर जनता की जो ओपिनियन ली जा रही है, इसमें देखा जा रहा है कि मौजूदा सांसद का गुणगान नहीं गाया जा रहा है। यानी कि मौजूदा समय में तो केपी यादव सांसद है, जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ कहीं वह दोबारा न चले जाए। दिग्विजय सिंह जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए, संकेत देते हुए नजर आए, और दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं यहाँ पर, यानी कि सिंधिया को चुनौती देने के लिए वह भी तैयार हैं। और पब्लिक यहाँ पर यह कह रही है कि सांसद तो हम कभी कभी देखते हैं, तो क्या बीजेपी को भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने जो 2019 का जिक्र किया है, जाहिर बात है अगर उसका वोट परसेंटेज देखें तो तकरीबन 51-52% केपी यादव को मिला, 40-41% जो सिंधिया को मिला, यानी 10-12% का गैप है, जो ये बताता है कि केपी यादव भी एक लोकप्रिय चेहरा वहां पर है। तो ऐसे में क्या वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? और अगर जैसा आपने जिक्र भी किया और लगातार जो खबरें चल रही हैं कि दिग्विजय सिंह भी नजर बनाए हुए हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनके संपर्क में केपी यादव हैं, अगर केपी यादव इस सीट से उतर जाते हैं तो वाकई आप मान के चलिए कि सिंधिया के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, अहम सीट है, क्योंकि गुना से कहा जाता है कि वर्चस्व रहा है सिंधिया का। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख किया और पहली बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से, तो क्या यहाँ पर उनको लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले राज्यसभा चले गए, तो अब वो अपने बूते चुनाव जब लड़ेंगे तो क्या लोग उनको बीजेपी की भूमिका में अपने आप कह सकते हैं कि क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे और क्या उनके नाम पर वोट देते हुए नजर आएंगे? साथ में केपी यादव का जिक्र इसलिए हो रहा है कि 6 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले और 1 लाख से भी ज्यादा, यानी कि लगभग 1.25 लाख वोटों से उन्होंने सिंधिया को यहां से हराया। तो इसका भी सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई इतने ह्यूज मार्जिन से जिसने जीत दर्ज की हो उसको हटाकर बीजेपी ने क्या अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है? ये अपने आप में निकलता हुआ बात सामने आएगी, जाहिर बात है, क्योंकि केपी यादव जिस तरह से जीत दर्ज करके आए, उनको और ज्यादा बेहतर कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से शाबाशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उसका होता हुआ नजर आ रहा है कि उनको टिकट ही नहीं दिया गया। आपने देखा कि चूरू से जैसे राहुल कासमान को हटाया गया, उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और वहां से उनको टिकट मिल गया। तो हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि केपी यादव है, ये भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ दामन थामते हुए नजर आ जाए एक बार फिर। और अगर ये चुनाव में उतरते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो बिल्कुल ये बात सही है कि बड़ी चुनौती साबित होंगे सिंधिया के सामने। क्या सिंधिया का मैजिक फिर काम कर पाएगा? क्या पीएम मोदी का मैजिक काम कर पाएगा? क्योंकि ये बहुत अहम सीट है, अगर यहाँ पर सिंधिया हार जाते हैं तो उनकी किरकिरी होना तय है। लेकिन अमन जी, जिस तरह से देखा जाए, यहाँ पर सिंधिया एक वक्त राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, 16 साल की दोस्ती रही है, और आज के समय में सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार कहा जाता है। तो क्या राहुल गांधी अपने जो दोस्त रहे हैं, जो आज देखा जाए तो प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी वहां का दौरा करती हुई नजर आई, ग्वालियर पहुंचती हुई नजर आई। खड़गे जी की रणनीति ये रही थी विधानसभा चुनाव में कि 6 महीने पहले ही उन्होंने प्रत्याशियों को ग्वालियर में उतार दिया था, क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर में कांग्रेस काफी कमजोर हो गई। तो अब यहाँ पर दिग्विजय सिंह, जो गुना से देखा जाए जिस तरीके से हुंकार भरे, राज्यसभा से सांसद है, क्या लोकसभा चुनाव के लिए अब दिग्विजय को राहुल गांधी उतारेंगे या केपी यादव को अपनी तरफ खींच लेंगे? मास्टर प्लान यहाँ पर कांग्रेस का क्या माना जा सकता है? जाहिर बात है, क्योंकि
क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गुना सीट है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, अहम सीट है, छिंदवाड़ा सीट बहुत अहम सीट है, भोपाल बहुत अहम सीट है, यानी कि जो हॉट सीट है वहाँ पर लगभग निगाहें बनी हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, नकुलनाथ हो, लगातार जो बड़े चेहरे हैं इनके ऊपर निगाहें बनी हुई। लेकिन जो बीजेपी से बगावत करके अगर इस तरफ आते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा संकेत हो जाता है कि अब तक तो उनके दलों के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन वहीं अब बीजेपी के तमाम सारे लोग जो है कांग्रेस तरफ रुख कर रहे हैं। और देखिए मौजूदा सांसद, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि ब्रजेश जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, जो मौजूदा सांसद हैं कह सकते हैं राजस्थान के जो राहुल कांसवान है वो भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो मौजूदा होते हुए भी कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो केपी यादव है वो भी क्या वापसी करते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए करारा झटका होगा। और गुना सीट से जो ऐसा माना जा रहा था कि सिंधिया की जीत लगभग पक्की है, उनको भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। वाकई जिस तरह से यहाँ पर अमन जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति इस तरह हो सकती है कि सिंधिया कहीं हार ना जाएं, ये देखना यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश की जो आवाम है क्या कुछ कहती हुई नजर आई। हालांकि ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन यहाँ पर आपको वो संकेत तो दिखाई देते हैं कि सिंधिया के खिलाफ किस तरीके से यहाँ पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। देखिए जरा। सिंधिया जी का जनाधार उनके साथ ही चला गया, उनका अब कोई जनाधार, उनका जनाधार सिर्फ पार्टी में रहने से था। कहते तो है कि सिंधिया के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है। सिंधिया जिसके बिल्कुल बात गलत है। सिंधिया कांग्रेस की वजह से सिंधिया थे, आज सिंधिया बीजेपी में तो उनका भाजपा है। मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। और अब इस तीनों भाजपाओं का मिलके अंत होने वाला है। लेकिन महाराज भाजपा तो हावी है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल में सिंधिया का अस्तित्व उनके बीजेपी में जाने से ही खत्म हो गया उनका अस्तित्व। सिंधिया तो मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा के पास जो है वोट बैंक ज्यादा है। सिंधिया तमाम समुदाय के वोट बैंकों को रखते हैं, आदिवासी वोट बैंक। एक बार सिंधिया जी को घोषणा करके देख ले मुख्यमंत्री चेहरा, अगर जमानत जब्त ना हो जाए मध्य प्रदेश में उनकी तो आप खुद देख लेना। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। मुरैना से भी कुछ विधायक गए थे, वो सारे हार गए। मंत्री पद पे थे वो भी हार गए। कह रहे थे आप कितने जीते थे? ग्वालियर से सिंधिया है तो सिंधिया का वोट बैंक ज्यादा है या फिर जो जोरा क्षेत्र है वहाँ का मराठा समाज है ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? मुझे उसका समाज बताएं, उसका वोट बैंक बताएं। बिल्कुल सिंधिया का कोई जनाधार नहीं बचा। उनका जनाधार कांग्रेस पार्टी में से था, उनका जनाधार बीजेपी में। सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते तो स्वीकार है सिंधिया? नहीं, जब पार्टी का हमको स्वीकार नहीं है पार्टी के ऊपर नेता पर जनता बिल्कुल कतई। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी थी उस वक्त। वही दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया को लेकर आज भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अमन जी एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ जाती है। जिस तरह से सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की, अपने 22 समर्थकों के साथ आ गए और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि 4 से 5 विधायक एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर गए और सदस्यता दिलाई दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने। लेकिन अब इमरती देवी के सुर बदल रहे हैं। सिंधिया के जो समर्थक हैं कैसे देख रहे हैं? जाहिर बात है, यही बात मैं कह रहा था। देखिए अब सब कुछ जहां तक सेट था कि जब जीते हुए थे सारे लोग आपके साथ थे, लेकिन जैसे ही आप चुनाव हार जाते हैं मान लीजिए 2024 का, तो यहाँ पर आपके जो साथी थे वो न सिर्फ कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं बल्कि आपकी भी किरकिरी हो सकती है कि भाई गए तो बड़े जोशो खरोश में थे, लेकिन जैसे ही जनता के सामने आपको जाना पड़ा, जनता ने आपको करारा जवाब दिया, आप चुनाव हार गए। और यहाँ पर बड़ी बात ये हो जाए कि बीजेपी के अंदर भी उनकी जो अहमियत फिलहाल अभी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में नंबर 1 की बनी हुई है, वो भी पोजीशन घटती हुई नजर आ जाएगी। और ये बीजेपी के लिए भी मुश्किलों भरा हो जाए कि भाई कई सारे नेता वो दूसरी पार्टियों से लेकर आते तो सही हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी के लोग बगावत पे उतर आते हैं, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय ने पहले उनके खिलाफ जो है कहा था, ऐसे में कई सारे नेता हैं जो दबी जुबान में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई दूसरे दलों से आए हुए लोगों को तो आप बड़ा अपनाते हैं, लेकिन जैसे अपने लोगों की बारी आती है आप उन्हें डिमोटिवेट कर देते हो। और जैसा शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा कि इतने काबिल और इतने बड़े नेता, उनको बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ऐसे में पार्टी के अंदर ही बगावत हो सकती है, क्योंकि जो बाहर से चेहरे लाकर अगर आप इस तरह उतारेंगे और अगर उनकी हार हो जाती है तो यहाँ पर पार्टी के जो कह सकते हैं आला कमान है, जो सिलेक्शन कमेटी, उसके ऊपर भी सवाल उठते हुए नजर आ जाएंगे।
वाकई जिस तरह से यहाँ पर इमरती देवी को लेकर जो बयानबाजियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इमरती देवी ने भरे मंच से साफ तौर पर कह दिया कि जब मैं कांग्रेस में थी तो कांग्रेस के दिन याद करते हुए वह कहती हैं कि मैं जीत हासिल कर रही थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वह किस तरह से हार गई। और ऐसे में यहाँ पर सिंधिया का जो गुट है वो कमजोर हो जाएगा। क्या वाकई में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की रणनीति इस कदर तक रंग लाएगी कि सिंधिया का गुट कमजोर पड़ जाए और सिंधिया के समर्थक एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर जाए? लेकिन ये अब वक्त के साथ साथ देखना होगा। देखते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में जब 29 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा तो सिंधिया गुना से बाजी मार पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।